Hi. So, this is just an attempt to cover our whole fact and term syllabus as crisply as possible. Not an official one, not 100% accurate, but I will try my best. We'll start with fact के syllabus को हम categorize करते हैं based on two things. As per understanding, we have to tackle the descriptive part plus the inferential part. ये कोई official classification नहीं है, just to flow create a flow chart. I have done this. Descriptive नाम से ही समझ में आ रहा है that we have to create statements here, we have to create financials here, and then we can go for the inferential part जहाँ पे हमारे पास डेटा या स्टेटमेंट्स पहले से गिवन होंगे. एंड ब्रॉडली फॉर टर्म एंड वी हैव टू यूज द रेशियो पार्ट और एल्स मैनेजरियल डिस्कशंस भी यूज किए जाते हैं और बहुत सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ता है. ब्रॉडली डिस्क्रिप्टिव पार्ट ही सबसे बड़ा है हमारे पोर्शन का. उसमें आता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. Now each of these three statements has their own purpose and requirements जिसको हमको fulfill करना है. In starting with the income statement thing, इसके नाम में ही सब कुछ है यार. ये इनकम का स्टेटमेंट है बट इसमें एक्सपेंस भी आते हैं और प्रॉफिट भी आता है क्योंकि इनकम और एक्सपेंस का ही सेट ऑफ करके प्रॉफिट आना है. ओके. इसका जो सेकंड लाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है. अब स्टॉक एंड फ्लो ऐसे नाम से बहुत क्रिटिकल लग रहा होगा बट स्टॉक इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए इनकम स्टेटमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडिंग एट अ पर्टिकुलर डेट. मतलब इनकम स्टेटमेंट हमको बताता है कि हमने साल भर क्या क्या किया. तभी यहाँ पे हमने पीरियड वर्ड का यूज किया है. हमने साल भर लाइक ड्यूरिंग द ईयर वॉट एवर वी हैव डन, वॉट एवर इनकम वी हैव जनरेटेड एंड वॉट एवर एक्सपेंसेस वी हैव इनकर्ड, इनका सेट ऑफ करके हमारे पास प्रॉफिट आएगा. ठीक है. एक एक में डीप डाउन जाते हैं और समझते हैं कि और कैसे क्रिस्प कर सकते हैं हम हमारे पूरे सिलेबस को. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो ठीक है, नाम थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है बट सिंप्लीफाई करो एक एक वर्ड को. रेवेन्यू मतलब वॉट एवर यू जनरेट, काइंड ऑफ टर्नओवर या वॉट एवर अमाउंट यू गेट irrespective of your expenses, right? ऑपरेशंस, ऑपरेशंस वो होता है जो हमारा कोर बिजनेस है. किसी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोर बिजनेस क्या है? बिस्किट सेल करना. कोका कोला का बिजनेस क्या है? कोका कोला सेल करना. किसी सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस क्या है? सर्विसेज रेंडर करना. बैंक का रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन क्या है? बैंक कैसे कमाता है? लोन देता है, उसके अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट इनकम है वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बिकॉज उसका रोज का काम उसका ऑपरेशन है और उससे जो कमा रहा है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. एंड जो भी हमारी साइड के इनकम है दैट इज कंसिडर्ड अंडर अदर इनकम पार्ट. सो ये हमारा कोर पार्ट हो गया, ये हमारा नॉन कोर पार्ट हो गया. इतना ही आता है इनकम में. अच्छा, ये रेवेन्यू से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसका नाम था रेवेन्यू रिकॉग्निशन. यहाँ पे ऐसे लिखा है जस्ट टू हाईलाइट कि कहाँ से इंटरलिंक कर सकते हैं हम. रेवेन्यू रिकॉग्निशन बाद में डिटेल में कवर करते हैं. कमिंग टू द एक्सपेंसेस पार्ट, एक्सपेंसेस ब्रॉडली इतने ही होते हैं. अब इसके अंदर और कैटेगराइजेशन पॉसिबल है बट हमें क्रिस्प करना है. तो फर्स्ट थिंग कि जो भी हम ऑपरेशन अपनी बात कर रहे थे, अगेन इसमें भी कोर एंड नॉन कोर वाला कॉन्सेप्ट चलता है. दिस इज कोर, ऑल ऑफ दिस इज नॉन कोर. ये नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, ये होगा तो बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है, राइट? तो जो भी हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करने के लिए लगा वो सब आता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर. गुड सोल्ड हम लाइक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के केस में यूज़ करते हैं. कंजम्पशन हम यूजुअली सर्विस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कि क्या हमने कंजम्पशन किया उससे क्या आउटपुट हम जनरेट कर पाए, राइट? सेलिंग, जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन नाम से समझ में आ रहा है. सेलिंग जो भी खर्चा हमें बेचने के लिए लगा, जनरल जो भी ऑफिस के चार्जेस लगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अगेन ऑफिस की सैलरी, वेजेस, काइंड ऑफ दोज थिंग्स. डेप्रिसिएशन अगेन वेग कॉन्सेप्ट की यार ये तो नॉन कैश होता है या एक्चुअल में आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाता है डेप्रिसिएशन के नाम पे. बट स्टिल डेप्रिसिएशन क्यों यूज किया करना पड़ता है? बिकॉज ऑफ द मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग से भी पहले इसको रिलेट करो यार. ये तो वो है जो हमने एक्चुअल में बेचा ना, उसकी कॉस्ट है. बट क्या उसकी कॉस्ट में सिर्फ वही सामान है? क्या वो बिल्डिंग नहीं जहाँ पे वो रखा हुआ था उसका भी तो कुछ प्रपोर्शन यूज हुआ है? तो वो सब चीज़ें कंसिडर करने के लिए हमको डेप्रिसिएशन या वॉट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव यूज्ड उसका पार्ट एक कैलकुलेट करना पड़ता है और उसको अपने एक्सपेंस के जैसे पोर्ट्रे करना पड़ता है. एक्चुअल में कोई खर्चा नहीं है, बस पोर्ट्रे करना है. ठीक है. देन आती है हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट. वाई फाइनेंसिंग कॉस्ट? बिकॉज यार हम इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं. इट माइट बी पॉसिबल कि पूरा पैसा
कैपिटल नहीं होगा, कुछ पैसा तो डेट होगा, वो डेट का बर्डन आपके प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा, तो काइंड ऑफ आपके लिए खर्चा है, वो एक फिक्स खर्चा है। डिविडेंड और इंटरेस्ट आगे डिस्कस करेंगे, बट इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। Irrespective of the fact whether you make profit or you incur loss, you have to pay that interest burden. So that is considered as a financing cost and उसको हम charge against profit बोलते हैं technically. ठीक है, देन सिंपल फॉर्मेट, यहाँ पे हमारी टोटल इनकम आ गई, टोटल एक्सपेंसेस आ गए, इन दोनों को सेट ऑफ किया तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया, इस पे लगता है टैक्स एंड देन आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब हम इन्फ्रेंशियल पार्ट में जाएंगे तब हम इसको और डीप डाउन कर सकते हैं कि एक एबिटा होता है, देन उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट रख दिया और डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ईबिट बचता है, ईबिट में से इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया तो पीबीटी बचता है, इसमें से टैक्स भी माइनस कर दिया तो पीएटी बचता है। वो इन्फ्रेंशियल का पार्ट है। ओके, बैक टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला पार्ट, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री यहाँ पर रिकॉल करना, बिकॉज टीफो लीफो वेटेड एवरेज ये सब यहाँ पे आता है और इम्पैक्ट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तभी स्टॉक कीपिंग एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन टैक्सेस तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, लाइक डीटीएल एंड डीटीए, व्हाट इज डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये क्यों जनरेट होती है, या एक्चुअल में होती भी है कि सिर्फ अगेन एक पोर्ट्रे करने का तरीका है, बिकॉज इन फ्यूचर आप उतना ही टैक्स भरते हो जितना आपका ड्यू बनता है। सो डिफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस, कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं होता है। दैट वॉज इट फॉर इनकम स्टेटमेंट। कमिंग टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एक पिक्चर होती है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डे पे बनती है, यूजुअली ये डे ईयर एंड होता है, बट क्वार्टरली बनानी है तो वैसे भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट हमको क्या बताता है, बैलेंस शीट हमें बताता है पोजीशन ऑफ योर बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, राइट, ये हो गया बैलेंस शीट। और जो इनकम स्टेटमेंट था वो हमको बताता था परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस ड्यूरिंग ईयर, ड्यूरिंग पीरियड ब्रॉडली। तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वो परफॉर्मेंस बताता है, ये पोजीशन बताता है। पोजीशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, परफॉर्मेंस एक पीरियड ऑफ टाइम पे चलती है। तो बैलेंस शीट स्टार्टिंग फॉर द एसेट साइड, एसेट साइड पे क्या क्या आता है, स्टार्टिंग विद द मोस्ट इलिक्विड एसेट्स, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स और कुछ भी है, दैट ऑल कम्स अंडर प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट। ब्रॉडली नाम से सोचेंगे तो क्लियर हो जाता है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन सा है, अकाउंटिंग फॉर लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, इसी में डेप्रिसिएशन का भी है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो कि क्या पीपी के अंदर कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, वो सब भी टैकल करता है। डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करके लिखते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रा एसेट, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है कॉन्ट्रा एसेट। दिस इज लाइक काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, बट दोनों ही बैलेंस शीट में आते हैं। कॉन्ट्रा एसेट वो होता है जो एक एसेट के अगेंस्ट में आप यहीं चार्ज करते हो, और लाइबिलिटी होता है जो आप एक एसेट के अगेंस्ट में उसके ऑपोजिट साइड पे लिखते हो। डिटेल में डिफरेंस आगे अपन कवर करेंगे। जैसे डेटर्स में से हम बैड डेट्स माइनस करके लिखते थे इन बैलेंस शीट, तो ये एक कॉन्ट्रा एसेट होता है क्योंकि एसेट की वैल्यू को तो कम कर रहा है, बट दिस इज नॉट योर लाइबिलिटी, राइट। तो जैसे हमारे पास फिजिकल दिखने वाले टैंजिबल एसेट्स हो गए, हमारे पास कुछ इनटैंजिबल एसेट्स भी होते हैं जिसमें लगता है अमोर्टाइजेशन या काइंड ऑफ इम्पेयरमेंट। अच्छा, इम्पेयरमेंट एक कॉमन वर्ड है जो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों के लिए यूज हो सकता है, पर इम्पेयरमेंट इज ब्रॉडली तब यूज होता है जब आपका एसेट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसमें और रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं बची है, तब हम उसको फाइनल एक इम्पेयरमेंट करते हैं और उसका पूरा इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट पे ले लेते हैं एंड उसके बाद वो एसेट डिसॉल्व हो जाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हमने करके रखे वो हमारे लिए एसेट है, किसी भी तरीके का कैश और बैंक बैलेंस वो सब हमारे लिए एसेट है। अच्छा, इतना हमने एसेट देख लिया, बट व्हाट इज एन एसेट? एसेट इज एनीथिंग which can generate revenue for you, generate revenue for you or help in generating revenue to you। ये काइंड ऑफ कैश बैलेंस जो आपके हाथ में है, जो भी आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, वो सब आपके लिए एसेट है। स्टार्टिंग से देखो, आप एक बिल्डिंग में ऑपरेट कर रहे हो, वो आपको प्लेस प्रोवाइड कर रहा है टू अर्न योर रेवेन्यू, दैट्स एन एसेट।
कोई आपके पास पेटेंट्स हैं जो सिर्फ आपको एक एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर यू। आपके पास कैश और बैंक बैलेंस है जिसको आप यूज करके पैसे लाइक रोल कर सकते हो या ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, दैट इज एन एसेट फॉर यू। इन्वेस्टमेंट किया, मुझे कहीं से तो इंटरेस्ट मिलेगा या कहीं से डिविडेंड मिलेगा, वो मैं बिजनेस में लगाऊंगा, दैट इज एन एसेट फॉर मी। प्रीपेड एक्सपेंस इंट्यूशन वाइज फील नहीं होगा कि वो एसेट है, बट सोचो यार, मैंने आज किसी को कैश दे दिया, मेरे पास से पैसा चला गया, तो मेरा फ्यूचर का जो आउटफ्लो हो सकता था वो फ्यूचर का आउटफ्लो बच जाएगा, तो जो मेरे लिए बचत है वो भी मेरे लिए काइंड ऑफ एसेट ही है। देन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वही है जिसको बेच के मैं अभी तक अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, व्हाट मटेरियल टू बी कंज्यूम, वो सब तो इन्वेंट्री से ही आया ना, तो दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर मी। डेटर्स, मुझे किसी से पैसे लेने हैं, वो मैं पैसे लूंगा और उसको बिजनेस में यूज करूंगा, दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर मी। डिफर्ड टैक्स एसेट, नाम में ही एसेट है तो वैसे याद रख सकते हैं। और एल्स डिफर्ड टैक्स एसेट वो होता है जो हमने एडवांस में पे कर दिया फॉर फ्यूचर ईयर्स, तो काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस ही है, बट अगेन इट हैज अ सेपरेट टर्म। लीज एसेट, हमने कोई एसेट यूज करने का राइट लेके रखा है, तो दैट कम्स अंडर लीज एसेट्स। अगेन यहाँ रेड पे लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री एक टॉपिक है, और रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, वो डेटर्स, बैड डेट रिकवरी, ये सब टैकल करना पड़ेगा आगे। कमिंग टू द लायबिलिटी पार्ट, लायबिलिटी इंट्यूशन वाइज सोचना, व्हाट इज लायबिलिटी। हमें बिजनेस रन करना है, वी नीड पैसा। पैसा दो सोर्सेस से आ सकता है, या तो ओनर ले आए या तो हम कहीं से बोरो कर ले, ये दोनों ही सोर्स ना लायबिलिटी के अंदर आते हैं, बिकॉज लायबिलिटी सिर्फ वो नहीं होता है जो आपको एक्सटर्नली देना है। एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम बिजनेस, एक ये ओनर है और ये उसका बिजनेस है, ये दोनों सेपरेट एंटिटी माने जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो जो पैसा इस ओनर ने इस बिजनेस में लगाया ना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लायबिलिटी, बट वो होती है इंटरनल लायबिलिटी जिसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं क्योंकि वो ओनर का खुद का पैसा लगाया हुआ है, और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। बट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि किसने हमको पैसा दिया टू रन आवर बिजनेस, इसको हम एज इट इज लायबिलिटी ही जानते हैं। तो जो ओनर का पैसा है दैट इज कॉल्ड कैपिटल, एंड ओनर को सैलरी नहीं मिलती, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसको प्रॉफिट मिलता है या तो उसको लॉस बेयर करना पड़ता है। ये अकाउंटिंग को इक्विटी में कवर होगा, बट कंपनी बेस पे एक्चुअल में बैलेंस शीट भी वर्टिकली होती है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ टी शेप फॉर्मेट यूज़ किया है। एंड इंटरनल लायबिलिटीज डन, यहाँ से जो भी है ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कुछ भी लॉन्ग टर्म डेट जो हमने बैंक से ले रखा है, ट्रेड पेबल्स जो हमारे छोटे मोटे चिट चैट चल रहे हैं कि इतना 10 दिन का ओवरड्राफ्ट, 15 दिन का ड्यूरेबल, वट। एक्सपेंस पेबल जो भी हमको शॉर्ट टर्म में आगे पे करना है, बट वो फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट नहीं करेगा, लेकिन हमारा एक्सपेंस होगा फ्यूचर में ना, तो दैट इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी बिकॉज इट इज ड्यू टू बी पेड। समथिंग वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है अक्रूवल का, ये आगे कवर होगा। अक्रूवल क्या बोलता है कि आपको मिला या नहीं मिला डजेंट मैटर, अगर वो इस साल का है तो आप उसको लिख लो। सेम रिसीव का केस में हो गया, पेड के केस में किया कि नहीं किया डजेंट मैटर, उसको लिख लो। बट कंसिस्टेंसी या प्रूडेंस क्या बोलता है कि एंटिसिपेट करो सारे लॉसेस को बट नॉट ऑल द प्रॉफिट्स। तो अगर आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी फॉर यू, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है बट आप स्टिल लिख रहे हो, तो उसको एज अ लायबिलिटी भी ट्रीट करो ताकि उसका इम्पैक्ट आपकी बैलेंस शीट पर दिखता रहे एंड इन्फरेंशियल वाइज वो सही हो कि ये पैसा मिल तो गया है, ये रेवेन्यू में दिख रहा होगा, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, बट ये एक्चुअल में लायबिलिटी है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी सेम एज डिफर्ड टैक्स एसेट, एंड लीज लायबिलिटी लाइक वहाँ पे बेटर क्लियर होगा, बट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होता है कैपिटल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज वाला, कि हमें उस असेट का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको एज अ लायबिलिटी भी शो करना है, उसको एज एन एसेट भी शो करना है, राइट। बैलेंस शीट इज डन। कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट माइट हैपन कि कैश फ्लो स्टेटमेंट गिवन हो या एक ब्रॉडली स्टेटमेंट टाइप का गिवन हो, उसमें से हमको ट्रांजैक्शन पिक करके प्रॉपर हेड्स में डालने हो। अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे ये लिखा है फॉर द पीरियड फॉर द ईयर एंडिंग दिस, इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, या ये अगेन परफॉर्मेंस शो करता है कि साल भर आपका कैश कहाँ से आया कहाँ गया,
नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बट फॉर द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। इसके अंदर 3 हेड होते हैं, पहला ऑपरेटिंग होता है, फिर फाइनेंसिंग होता है, फिर इन्वेस्टिंग होता है। एंड ये सही फॉर्मेट है, ये वर्टिकल ऐसे ही बनता है शेड्यूल 3 के हिसाब से ऑफ द कंपनीज एक्ट। स्टार्टिंग विद द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा होता है नेट इनकम। अब नेट इनकम ही क्यों स्टार्टिंग पॉइंट होता है? क्योंकि जब हमने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किया था ना, तो हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी थी जिनसे हमारा प्रॉफिट तो इम्पैक्ट होता है, हमारी ट्रू पिक्चर इम्पैक्ट होती है, पर वो सब ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। कुछ इन्वेस्टिंग का पार्ट है, कुछ फाइनेंसिंग का पार्ट है। इन्वेस्टिंग का पार्ट में पूरा फाइनेंसिंग के पास में पूरा फाइनेंसिंग कॉस्ट चला जाता है। इन्वेस्टिंग के पार्ट में वो जो अदर इनकम वाला हेड था वो पूरा यहाँ पे आ जाता है। तो उन सबको बाइफरकेट करने के लिए और एक काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग लगाने के लिए हम नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं। नेट इनकम से हमने स्टार्ट किया, तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्विज क्वेश्चन कि अगर हमने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड हैज बीन पेड बाय अस, तो क्या वो नेट इनकम का पार्ट होता है? आंसर लास्ट में होगा। नेट इनकम में से सबसे पहले हम वो रिमूव करेंगे जो कैश नहीं है, क्योंकि हम प्रिपेयर क्या करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो नॉन कैश है उसको तो एज इट इज ऐड कर दो। नाउ व्हाई वी आर एडिंग, सपोज मेरा सिर्फ रेवेन्यू, यार क्यों ही बनाना है, ये देखो एक्सपेंस था ना, एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस था, तो नेट इनकम तक पहुंचने के लिए हमने उसे माइनस किया होगा। अगर हमें बैक ट्रैक करना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। सिंपल, वट एवर यू हैव डन ओरिजिनली उसका बैक एंड कर दो, उसका रिवर्स कर दो, वो हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस आर ऑल टैकल्ड, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी आ गया और अमोर्टाइजेशन भी आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है? जो यूजुअली बिजनेस में इनकर नहीं होते बट रैंडमली किसी साल आपको हो गया, से आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया बहुत सारा, जो आपके रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा था, तो उसको आप कैसे शो करोगे? अदर इनकम में होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का एक पार्ट, लेकिन उससे आपका प्रॉफिट तो बहुत हाइप करके दिखेगा, पर क्या एक्चुअल में आपने उस पैसे को कमाया है अपने ऑपरेशन से? क्या वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे कंसिडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर स्टार्टिंग में तो प्लस कर दिया था, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। या मान लो कोई ऐसा मेरा बड़ा खर्चा हो गया, जैसे कोई लॉ सूट चल रहा था मेरा पेटेंट्स को लेके, अब मैं उसमें हार गया, मुझे $50 मिलियन की पेनल्टी लग गई, तो उससे तो मेरा पूरा प्रॉफिट ही मान लो लॉस में कन्वर्ट हो गया। बट क्या एक्चुअली मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशंस, या मैंने कैश फ्लो फ्रॉम अपना ऑपरेशंस, अपना कोर धंधे से मैंने पैसा खो दिया क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्ट करते हैं। देन सिंपली जो भी नॉन ऑपरेटिंग है उन सबको इधर उधर बाइफरकेट कर दो, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। जो स्टार्टिंग में किया था उसका रिवर्स ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास प्योरली ऑपरेटिंग वाला कैश फ्लो आ जाएगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिर्फ इतना ही नहीं होता, ऑपरेटिंग के और भी कंपोनेंट्स होते हैं। एक ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो हमें रोज़मर्रा का बिजनेस चलाने के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब रोज़मर्रा की फंडिंग भी होती है तो एक्सपेंसेस भी होते हैं, राइट? तो फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा? छोटी मोटी करंट एसेट्स, क्योंकि उसी से हम शॉर्ट टर्म अपना लिक्विडिटी मीट कर सकते हैं कि यार डेटर है, मुझे इससे पैसे लेने हैं, हाँ तो मेरे पास लिक्विडिटी के चांसेस है। शॉर्ट टर्म में मेरी लिक्विडिटी चली कहाँ जाएगी? क्रेडिटर्स को, हाँ यार मेरे को एक हफ्ते में इसको पैसे पे करने हैं। दिस ऑल कम्स अंडर द वर्किंग कैपिटल पार्ट, जो मेरी शॉर्ट टर्म की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। एंड अभी तक हम जहाँ पहुंचे हैं वहाँ पे वर्किंग कैपिटल का कुछ भी टैकल नहीं किया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस टेक प्लेस। एंड हाउ टू डू द वर्किंग कैपिटल चेंजेस? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सिंपल भाषा में यही होता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। व्हाट आर करंट एसेट्स? इधर पे लिखा है, दीज आर करंट एसेट्स। किसी भी तरीके का कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्स रिसीवेबल और इन्वेंट्री। बहुत सिंपल है, इन्वेंट्री कैश डेटर्स, इन्वेंट्री कैश डेटर्स, इन्वेंट्री कैश एंड डेटर्स। अच्छा, कैश के अंदर सिर्फ कैश नहीं आता, बैंक बैलेंस भी आता है। और ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा है ना, दीज आर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जो कि इतनी ज़्यादा लिक्विड है कि इनको नेक्स्ट टू कैश कंसिडर किया जाता है। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो हमें उसी टाइप के करंट एसेट्स लेने पड़ेंगे। एंड व्हाट कम्स अंडर करंट लायबिलिटीज? ऑल दिस कम्स अंडर करंट लायबिलिटीज।
हमें छोटा मोटा कोई अकाउंट्स पेबल है कि हमारी उधारी चल रही है 10 दिन या 1 महीने की, शॉर्ट टर्म डेट हमने लेके रखा हुआ है, अगेन वही ओवरनाइट डेट्स भी होते हैं, ओवरनाइट बोरिंग्स भी होती हैं, इंटर कॉर्पोरेट बोरिंग्स भी होती हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमने अक्रू करके रखे हैं। अक्रूड, अगेन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, पेड हो या अनपेड हो यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट। तो ऐसा कुछ हो सकता है ना कि मेरे ऊपर अक्रू हो चुका है, यार मुझे देना तो था पर मैंने दिया नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ करेंट लाइबिलिटी फॉर मी। और क्या हो गया, अर्न अर्न रेवेन्यू, या मुझे पैसा मिल तो गया है पर मेरे को बिलोंग नहीं करता है, मैंने उसको अर्न नहीं किया बट रिसीव कर लिया है, दैट इज ऑल्सो करेंट लाइबिलिटी फॉर मी, क्योंकि मुझे उसे शॉर्ट टर्म में रिकॉग्नाइज करना पड़ सकता है और उसका इम्पैक्ट बुक्स पे आ सकता है। तो अब वर्किंग कैपिटल के हमको चेंजेस करने हैं। हाउ टू डू चेंजेस फॉर वर्किंग कैपिटल? तो वी हैव अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस। Consider a situation of decrease in current assets. Decrease in current assets. Taking example of debtors and creditors. पूरे current assets and current liabilities के लिए हम इन दोनों को यूज करते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, प्लस करना है माइनस करना है वो अपने आप इंट्यूशन से डेवलप हो जाएगा, बट करना क्यों है? से फॉर एग्जाम्पल, साल के शुरू में मुझे किसी से 150 रुपये लेने थे। एट द बिगनिंग ऑफ ईयर आई वॉज येट टू रिसीव 150 रुपीज फ्रॉम समवन एल्स। एट द एंड ऑफ ईयर आई एम येट टू रिसीव 100 रुपीज फ्रॉम दैट सेम पर्सन। मान लो साल के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, साल के शुरू में आई वॉज अबाउट टू रिसीव 150, एट द एंड ऑफ ईयर आई हैव टू रिसीव 100। सो इमेजिन व्हाट कुड हैव हैपेंड ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस 50 से रिड्यूस कैसे हो गया? 50 मिल चुके होंगे मुझे, बैलेंस रिड्यूस हो गया मतलब मुझे पैसे मिल चुके होंगे, पैसे मिल गए मतलब मेरे हाथ में कैश आ गया, कैश आ गया, कैश इनफ्लो है, कैश प्लस होना चाहिए। अगेन साल के शुरू में 150 लेने थे, साल के एंड में 100 लेने हैं, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आई कैन एक्सपेक्ट कि आई हैव रिसीव 50, रिसीव किया है, कैश इनफ्लो हो गया, कैश प्लस हो जाएगा। दैट वाज द केस ऑफ डिक्रीज इन करंट एसेट। सेकेंड केस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अच्छा, कैश फ्लो का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो मेरे हाथ से जा रहा है या आ रहा है, अगर मेरे पास कोई पैसा बच भी रहा है ना, सेविंग्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनफ्लो एंड पॉसिबिलिटी टू पे इज ऑल्सो काइंड ऑफ आउटफ्लो, ठीक है। तो इन केस ऑफ करंट लायबिलिटी इंक्रीज, अगर at the beginning of year I have to pay someone 100 rupees and at the end of the period I have to pay someone 150 rupees, and if we are assuming that no transaction took place in between, what could have happened during the year जिसकी वजह से बैलेंस बढ़ गया, मुझ पे 50 रुपए की उधारी और बढ़ गई होगी, मैंने उसे 50 रुपए और देने होंगे जो मैंने नहीं पे किया, जो मैंने नहीं पे किया वो मेरे लिए सेविंग्स है, सेविंग्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इनफ्लो, इनफ्लो है तो कैश प्लस होगा। तो डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस कर दिया और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस कर दिया। क्या यहाँ पे यही किया हमने? यस। अब याद रखने के लिए इसका ऑपोजिट कर सकते हैं, बट क्यों करना है जब वी हैव इंट्यूशन? तो से फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ करंट लायबिलिटीज, at the beginning of the year I had to pay someone 150 rupees and at the end I have to pay 100 rupees. So what could have happened during the year? मैंने उसे 50 पे कर दिए होंगे, साल के शुरू में 150 देना था, साल के एंड में 100 देना है, तो ड्यूरिंग द ईयर क्या हो सकता है यार, 50 दे दिए होंगे, बाकी नहीं दिए। अच्छा, 50 दे दिए तो डिक्रीज हो गया मेरा बैलेंस, मेरे हाथ से कैश चला गया, मेरा आउटफ्लो हो गया, और ये क्या हुआ था? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हुआ था। तो करंट लायबिलिटी हमने लेस कर दिया। इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, साल के शुरू में मुझे किसी से 100 रुपये लेने थे, इन बिटवीन द ईयर हमारे बीच में कुछ सेल वगैरह हुई होगी, एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे उससे 150 रुपये लेने हैं, तो मुझे 50 रुपये और लेने हैं, मतलब जो मुझे मिल सकता था वो मुझे नहीं मिला। That is a kind of outflow for me because I could have received but I haven't received. What you have not received is a kind of outflow for you. What you could have saved or you have actually saving is a kind of inflow for you. तो इससे हम डेवलप कर सकते हैं इंट्यूशन कि क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा। इतना ही होता है एंड टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है एज अ रिजल्ट।
ऑपरेटिंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द होल कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बहुत ही सिंपल है। सोचो यार, बिजनेस है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? या तो मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, असेट्स खरीदूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूँ, या मैं कहीं और इन्वेस्ट करके पैसे कमाने का ट्राई करूँ, राइट? तो अगर मैं किसी भी तरीके का असेट खरीदता हूँ, अब असेट कुड बी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, या किसी भी तरीके का कोई इंटैंजिबल असेट खरीदता हूँ मैं, या मैं सिंपली इन्वेस्ट भी कर दूँ वहीं पे, तो भी चल जाएगा। मैंने कुछ भी असेट खरीदा ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बिजनेस की पर्सपेक्टिव से सोचना। एंड ये तो हो गया आउटफ्लो। अब इनफ्लो कैसे हो सकता है? यही जो मैंने एसेट खरीदे थे इनको बेच देता हूँ, सिंपल। इनको बेच दिया, पैसे आ गए, इनफ्लो हुआ, तो कैश फ्लो में प्लस कर दिया। और अगर मैंने काइंड ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड मुझे मिला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसेट में इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर किया था। अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ या मैंने किसी को पीयर टू पीयर लेंडिंग किया हुआ है, तो मुझे उससे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे उससे डिविडेंड मिलेगा। बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पे ये आता है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड वर्सेस पेड में, जो कि फाइनेंसिंग पर क्लियर हो जाएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज ऑल्सो सिंपल। किसी भी तरीके का एसेट आपने खरीदा तो दैट इज अ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो है तो माइनस होगा। कुछ भी एसेट बेचा या उस पर कमाई किया तो दैट इज एन इनफ्लो। इनफ्लो है तो प्लस होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप पैसा कहाँ से उठाते हो? आराम से सोचो यार, पॉकेट में कैश कोई कैसे डाल के जाएगा? अगर मैं लोन लूंगा, शेयर कैपिटल रेस करूंगा या लोन रिसीव करूंगा, तो मेरा कैश बढ़ेगा। कैश बढ़ेगा, दैट्स एन इनफ्लो, दैट शुड बी एडेड। इन्हीं सोर्सेज ऑफ फंडिंग पे जब मुझे कॉस्ट लगेगी, लोन पे मुझे इंटरेस्ट लगता है, शेयर कैपिटल पे मुझे डिविडेंड लगता है, ये मेरे लिए बर्डन है, तो ये मेरे लिए आउटफ्लो का काम करेंगे। एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आ जाएगा। इन सब से पता है क्या होता है? इन सब से नेट कैश फ्लो आता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको ईयर एंड का कैश बैलेंस आ गया। ईयर एंड का बैलेंस कैसे आ सकता है? आपने स्टार्ट ही कहाँ से किया था? नेट इनकम से किया था। आपने कैश बैलेंस जो ओपनिंग था वो तो अभी तक कंसिडर किया ही नहीं। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, वो हमें डिफरेंशियल पार्ट बताता है कि कितना डिफरेंस अराइज हो सकता था और हुआ है एक्चुअल में, एंड उसका एक कैटेगराइजेशन बताता है। से मेरा ओपनिंग बैलेंस था 200 का, क्लोजिंग हो गया 300 का, डिफरेंस तो 100 है, हमें दिख ही रहा है, तो हमें पूरा कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत ही क्या थी? ताकि हम कैटेगराइज कर पाए कि हमारा ऑपरेटिंग से इनकम कितना गया था, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना था, इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो कितना था और फाइनेंसिंग का कैश फ्लो कितना था। ये इन्फरेंशियल के अंदर आता है। एंड इसमें जब हम ऐड करते हैं हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस, देन वी गेट द क्लोजिंग कैश बैलेंस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डन। बट स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था कि नेट इनकम में क्या डिविडेंड का इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि नेट इनकम है और यहाँ पे हमने लिखा है कि हमें हर तरीके का नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एडजस्ट करना है। तो क्या हम नेट इनकम में डिविडेंड ऐड करेंगे? इंटरेस्ट तो हम ऐड बैक कर रहे थे एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, नो? इंटरेस्ट ऐड बैक किया था, पर क्या डिविडेंड ऐड बैक करेंगे? टेक्निकली नहीं, क्योंकि नेट इनकम इज द लास्ट लाइन आइटम यहाँ पे, प्रॉफिट ऑफ द टैक्स और नेट इनकम। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, जबकि स्टोरी आगे और कंटिन्यू होती है, क्योंकि नेट इनकम के बाद इसमें से प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन चालू होता है। अप्रोप्रिएशन मतलब बांटना चालू होता है। ये हमारा नेट इनकम था, इसमें से हम देंगे अब डिविडेंड। तो डिविडेंड इज अ लाइन आइटम विच अराइजेस आफ्टर नेट इनकम। तो कैश फ्लो के स्टार्टिंग में डिविडेंड का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। इस पर सिंपल एमसीक्यू पॉसिबल है। दैट्स इट फॉर हाफ एन आवर, एंड लाइक नेक्स्ट स्लाइड से बेसिक्स कवर करते हैं। थैंक्स।